हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्वेश्चन पेपर की सीरीज में क्लास 10 के सोशल स्टडीज से सेट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। और इस क्वेश्चन पेपर की आप मार्किंग स्कीम जो है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा जो है वो कब घोषित किया गया था? किस टाइम जब एकीकृत इटली हो गई थी, तो इमानुएल द्वितीय को किस टाइम वहां का राजा घोषित कर दिया गया था, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता होगा 1861 में इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखेंगे तो किसी देश की कुल जनसंख्या द्वारा राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, मतलब कोई देश है, मान लीजिए वहां पे कुल जितनी भी जनसंख्या है उस संख्या को वहां के जनसंख्या के द्वारा जितना भी राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तु द्वारा जोड़कर जो राष्ट्रीय आय निकला उसको जब डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल जनसंख्या को टोटल राष्ट्रीय आय के साथ जब डिवाइड किया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आ जाते हैं हम। पृथ्वी सम्मेलन 1992 डैश में आयोजित किया गया था। तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों के ह्रास का कारण बनता है या वनों के नुकसान का कारण बनता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जब हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कारण नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा रीजन है जो वनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पहला हमारे पास रक्षक मेखला का निर्माण, खनन, बहुउद्देशीय घाट परियोजना, पशुचारण, ये तीनों अगर आप देखेंगे तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। और रक्षक मेखला जो है वो उसकी सुरक्षा करती है वनों की। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजनीतिक दलों के कार्य लिखने हैं। चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना व चलाना, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक दल जो है चुनाव भी लड़ते हैं, कानून भी बनाते हैं और सरकार को बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? तो आप सभी को पता होगा लोकतंत्र में ऐसा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन ला दिया था? ऐसे कौन से दो आविष्कार हुए थे जिसने 19वीं सदी में परिवर्तन ही ला दिया था? भाप इंजन, रेलवे, या एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि 19वीं सदी के टाइम पे जो भाप इंजन था और रेलवे, ये दोनों ही आविष्कार ऐसे थे जिन्होंने उस टाइम में 19वीं सदी में परिवर्तन ला दिया था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अनवीकरणीय संसाधन कुछ वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ये भंडार पहले से ही समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि ये सीमित है तथा समाप्त हो जाएंगे, या उपरोक्त सभी। तो अगेन इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसका पहली बात समाप्त हो ही सकते हैं ये, क्योंकि इनका भंडार जो वो बिल्कुल सीमित है और इनकी संख्या जो है वो भी बहुत कम है। तो ये तीनों रीजन है जिसकी वजह से जो अनवीकरणीय संसाधन, मतलब जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, वो कुछ वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक नहीं है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, मुद्रा से सभी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, या शांतिपूर्ण माहौल। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो
थर्ड वाली लाइन है ये कुछ अलग लिखी हुई है। परंतु अगर जब हम आय के अतिरिक्त कारक की बात करते हैं तो हमें परिवार चाहिए, रोजगार चाहिए, समानता भी चाहिए, हमें शांतिपूर्ण माहौल भी चाहिए। परंतु मुद्रा से सभी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, ये कोई लाइन नहीं है। मतलब ये बिल्कुल ही रॉन्ग चीज लिखी हुई है। मुद्रा से सारी वस्तुएं नहीं खरीद सकते, आपको खुशी चाहिए, खुशी नहीं खरीद सकते, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, कौन सा संगठन भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का कार्य पर्यवेक्षण करता है? तो अगर आप सभी ने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो आरबीआई जो है वो भारत में जितने भी ऋण से औपचारिक स्रोत होते हैं उसके कार्य प्रणाली पर ध्यान रखता है, उसकी रखरखाव और देख रेख करता है कौन? आरबीआई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कथन और कारण से रिलेटेड है, ठीक है। तो कथन हमारे पास है, 1805 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और कारण क्या है हमारे पास? नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित सभी विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। तो आप सभी ने अगर इसको ध्यान से पढ़ा तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि लिखा हुआ है कि 1805 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से तो जाना जाता है, पर वो 1805 में ना होकर 1804 में हुई थी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो कथन जो है वो गलत है, परंतु कारण करेक्ट है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है यहाँ पे, 1956 में सेली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। और कारण क्या है? कि सरकार दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व देती है। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास अभिकथन जो है, यानी कि ए जो है हमारा वो सही है, परंतु आर कि सरकार दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व देती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर समान प्रतिनिधित्व देती तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है ना। तो यहाँ पे हमारा कारण जो है वो गलत है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं हम। अगेन हमारे पास कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी कथन है हमारे पास, 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और कारण, नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आए जो परिवर्तन थे ना उसको पूर्ववत करना उसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन का, जो कि 1815 के वियना संधि पर हस्ताक्षर करके किया गया था। तो क्या आपको कथन और कारण दोनों सही लग रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास कथन और कारण दोनों करेक्ट दिए गए हैं और ये व्याख्या भी कर रहे हैं सही। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ए करेक्ट आंसर है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास सभी कथन दिया गया है, सतत विकास देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाया जाए। तो क्या आपको कथन और कारण करेक्ट लग रहे हैं? बिल्कुल, कथन और कारण जो है वो बिल्कुल करेक्ट लाइन है। अगर आपको सतत विकास करना है तो उससे आर्थिक विकास जो होगा उसके लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ जो सतत विकास है ये भी सुनिश्चित करता है कि जो उत्पादन की प्रक्रिया है ना वो पूरा करने के लिए जो पर्यावरण के अनुकूल जो उपाय है उसको अपनाना सतत विकास के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कथन कारण दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया है, उन दो देशों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं बेल्जियम के साथ मिलती हैं, ठीक है। तो आप सभी ने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता होगा कि फ्रांस और लग्जमबर्ग जो है इनकी सीमाएं जो है वो बेल्जियम से लगती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताने हैं आपको। तो चारागाह और तालाब सामुदायिक संसाधन होंगे क्योंकि ये किसी एक पर्सन का नहीं होगा, पूरे समुदाय का होगा, राइट। तो ये सामुदायिक है, ठीक है, सामुदायिक संसाधन। और जब हम
किसान की खेती की जमीन की बात करते हैं, तो चाहे किसान वो खुद की जमीन पे खेती कर रहा हो या किसी और के जमीन के पर खेती कर रहा हो, पर वो जो जमीन होगी वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की होगी, इस वजह से ये व्यक्तिगत संसाधन होगा। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाते हैं। उपयुक्त सूचना के से निम्नलिखित तालिका को जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ति करनी है और समाप्यता के आधार पर हमें संसाधनों के प्रकार बताने हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सौर और पवन ऊर्जा एक कौन सी नवीकरणीय संसाधन है और असमाप्य संसाधन है। ठीक है, इनको बोल सकते हैं आप नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। ओके, और खनिज और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, खनिज और जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। अगर एक बार ये खत्म हो गए तो इनको दोबारा जो है वो नहीं उगा, मतलब नया उत्पन्न, उनको दोबारा उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है खनिज और जीवाश्म ईंधन का। परंतु सौर और जो पवन ऊर्जा है वो नवीकरणीय है और असमाप्य संसाधन है। ठीक है, ये असमाप्य है, मतलब जब तक सूर्य है, जब तक आपके पास सौर ऊर्जा रहेगा। और ये खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्य संसाधन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एग्जाम में जरूरी नहीं है समाप्यता के आधार पर, आपसे किसी भी चीज के आधार पर पूछा जा सकता है, जैसे कच्चे माल के आधार पर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं हम। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। इसका क्या उद्देश्य है? बेसिकली उन्होंने घोषित तो कर दिया भैरव देव डाकव सेंचुरी, बट बेसिकली उनका मोटिव था कि शिकार पर रोक लगाना और जो बाहरी लोग हैं उनकी घुसपैठ ना हो वन में, और जो वन्य जीवन है वो बच सके। बेसिकली उनका मोटिव ये था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ जाते हैं। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं को क्या कहते हैं? ये मैंने आपको चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप सभी को पता होगा कि समाज ने जो स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग काम को डिवाइड कर रखा है, कि मतलब ये चीज जो है वो पुरुष कर सकता है, ये महिलाएं कर सकती है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप सभी को पता होगा कि इसको हम लैंगिक विभाजन कहते हैं, लिंग के आधार पर विभाजन करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कब बुलाई गई थी? तो आप सभी को पता होगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है 1848 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर खंड ख से क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारे पास, संभावित और विकसित संसाधनों के बीच में क्या अंतर है? तो जब हम संभावित संसाधन की बात करते हैं, तो ये बेसिकली ये जो संसाधन एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। मतलब वो संसाधन पाए तो जाते हैं पर इनका उपयोग जो है वो नहीं किया गया है। इनकी संभावना है, उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, इनकी संभावना तो है इन संसाधनों की, पर उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, और दूसरी ओर विकसित संसाधन वही संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है और उपयोग के लिए उनकी मात्रा और जो गुणवत्ता है वो भी निर्धारित कर दी जा चुकी है। मतलब इनका सर्वेक्षण हो चुका है, उपयोग के लिए इनकी मात्रा कितनी है और इनकी गुणवत्ता कितनी है वो डिसाइड कर चुके हैं पहले से ही, तो वो विकसित संसाधन होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 22, श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार कैसे स्थापित हुई थी? आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका जो है उसमें 1956 में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित कर दिया था, सिंहलियों को श्रीलंका में। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसको ये अधिनियम पारित करते हुए उसको एक भाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। और दूसरी ओर क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे, तमिल जो जनता थी उनकी अवहेलना करी गई, राइट। और विश्वविद्यालय और जितनी भी सरकारी नौकरियां जो थी उन सब में किनको सिंहलियों को प्राथमिकता मिला। किनको प्राथमिकता मिली? सिंहलियों की। ठीक है, सिंहलियों को, सिंहलियों को जो थी वो प्राथमिकता दी गई थी इसमें। ठीक है, तो ये सभी रीजन थे जो कि हमें बताता है कि श्रीलंका में जो लोकतांत्रिक रूप है उसमें चुनी हुई सरकार कैसे स्थापित हुई थी एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आ जाते हैं हम। स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है? इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है।
तो जब हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो स्थानीय हित के विषय जैसे कि पानी की पूर्ति करना, सड़कों को बनवाना, प्रकाश लाइट डलवाना, नालियां बनवाना, इन सब का रख रखाव करना, ये सारी चीजें हैं अच्छे ढंग से की जा सके। जो लोग हैं उनके लिए स्थानीय स्तर पर जो निर्णय लेने का जो सीधा भाग है, भाग लेने के लिए जो संभव हो पाता है वो स्थानीय सरकार के द्वारा हो पाता है। ठीक है। जैसे लोग अपने क्षेत्र में आयोजित पंचायत बैठकों में भाग लेते हैं और पैसा खर्च करते हैं और चीजों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करते हैं। तो बेसिकली स्थानीय स्वशासन जो है उनका मेन इम्पोर्टेंस तो यही होगा ना कि मतलब जितनी भी आपके स्थान में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे और स्थान में ही आपको आपको स्थानीय स्तर पर ही आपको एक मंच मिलेगा जहां पर आप अपने प्रॉब्लम्स को ले जा सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है जैसे कि पंचायत होता है गांव में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो जब हम मुद्रा के कार्य के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मुद्रा जो है विनिमय की प्रणाली में जो मध्यस्थता का कार्य करती है, मध्यस्थता का कार्य करती है जो विनिमय होता है में, ठीक है, माध्यम में। और इसी के साथ-साथ जो मूल्य का एक भंडार है के रूप में कार्य करता है, मूल के मापक के रूप में कार्य करता है। तो मुद्रा बेसिकली ना आप बेसिकली बस ये वाली लाइन लिखेंगे ना तो ये भी बहुत है आपके लिए कि मुद्रा जो है विनिमय में मध्यस्थता का कार्य करती है। मतलब अगर 2 व्यक्तियों को कोई सामान खरीदनी है और दोनों के पास कुछ-कुछ सामान है और एक का मन नहीं है सामने वाले का सामान लेने के लेने का, तो उसके बावजूद जो वो ना पैसे देकर और कोई अन्य चीज़ खरीद सकता है। तो पैसा एक तरह से मध्यस्थता का काम करती है, बीच का काम करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास संसाधन नियोजन सतत विकास के लिए एक साधन है, इसको आपको बताना है। तो बिल्कुल जैसे कि हम 1 मार्क में भी थोड़ा-सा डिस्कस कर चुके हैं कि संसाधन जो है, उसका एक समान वितरण और नियंत्रण के लिए आवश्यक हो गया है। जीवन की जो गुणवत्ता है और जो वैश्विक शांति है, उसके लिए संसाधन नियोजन बहुत आवश्यक है। यदि कुछ व्यक्तियों को देश और जो संसाधन है, उसकी कमी का वर्तमान प्रजातियाँ जो हैं, उसमें रहती है, तो हमारे ग्रह का भविष्य जो है, वो खतरे में पड़ सकता है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर जीवन के सभी रूप को स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन जो है वो बहुत आवश्यक है और आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन नियोजन जो है बहुत आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियों को भी सारी चीजें अवेलेबल हो पाए। ऐसा ना हो कि हम ही सारा खत्म कर दे सारे संसाधन को। ठीक है। तो न्यायिक तरीके से संसाधनों का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो उनसे वंचित ना रह पाए और इस तरीके से आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा डिफाइन करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विकास की धारणता का मुद्दा क्यों आवश्यक है? तो जब हम विकास की धारणता के मुद्दा का बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भविष्य के साथ मिलकर होना चाहिए इसके लिए तो है ना। और यदि प्राकृतिक संसाधन जो है उनका रख रखाव नहीं किया जाएगा तो वो एक समय के बाद ना रुक से जाएंगे, मतलब वो अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं अगर इनका सही से रख रखाव नहीं किया जाए तो। और अनैतिक रूप से संसाधन जो है उनका शोषण अंततः हमें ऐसी जगह पे लेकर आएगा जहां पर पूर्वता कर देगा कि जो किसी भी देश ने हासिल किया होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भविष्य है ना, उसमें संसाधन आगे की प्रगति के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो विकास की धारणता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जैसे कि अगर आप विकास की धारणता का फॉलो नहीं करते हैं, तो जो वन है वो एक बार ही खत्म हो सकते हैं, संसाधन एक बार में खत्म हो सकते हैं, अगर आप विकास की धारणता का को फॉलो अप नहीं करते हैं तो, ठीक है? तो इस प्रकार आप अपने आंसर को डिफाइन करके और भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। हाथ का श्रम और वाष्प की शक्ति में क्या अंतर था? तो आप सभी को पता होगा कि जो हाथ का श्रम था उससे कई तरह के डिजाइन बनाए जा सकते थे, परंतु वाष्प शक्ति जो थी वो केवल एक ही तरह के कपड़ों को प्रिंट कर सकती थी, राइट? और भी कई ऐसे पॉइंट है जैसे कि उस जमाने में क्या होता था, श्रमिकों की किल्लत तो बिल्कुल भी नहीं थी, श्रमिक बहुत सारे थे और इसकी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए जो महंगी मशीनें होती थी ना उसको लोग खरीदने में, उस पर पूंजी लगाने में से बेहतर मानते थे कि वो श्रमिकों को ही अपने कार्य पर रख ले और उनको जब जरूरत हो तब वो श्रमिकों को रखे और ना जरूरत हो तो वो निकाल दें, है ना। और इसलिए वो मशीनों को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते थे उस टाइम पे। और मशीनों से बनी हुई जो चीजें होती थी वो एक ही जैसे होती थी और जो हाथ से बनी हुई चीजें होती थी ना उनकी गुणवत्ता और जो सुंदरता होती थी उसका मुकाबला जो है वो मशीन से बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। हाथों से बनी जो चीजें थी उनका सुंदरता बहुत ही ज्यादा होती थी। आप मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग उसमें डिजाइनिंग वगैरह बनवा सकते थे, ठीक है।
और ये भी आप बता सकते हैं कि उच्च वर्ग के जो लोग थे ना, वो हाथ से बनी हुई चीज़ों को ही पहनना पसंद करते थे, जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे। क्योंकि उनको डिज़ाइन्स अलग-अलग मिल जाते थे उनके अकॉर्डिंग। और लेकिन जब 19वीं सदी में अमेरिका में स्थिति ना कुछ अलग ही थी, क्योंकि उस वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पर श्रमिकों की ना कमी होने लग गई थी, जिसके कारण वहाँ पर मशीनीकरण आ गया। कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है? मशीनीकरण आ गया। तो इस वजह से ये कुछ डिफरेंस है हाथ के श्रम और वाष्प की शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे देश में उत्पादन कैसे करती हैं, आपको बताना है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है ना, अलग अलग देशों में, अपने मेजबान देशों में अपनी अपनी फैक्ट्रियां खोल देती हैं, अपनी अपनी स्तर वहां पे खोल देते हैं और वहां पे निवेश करते हैं और फिर वहां पे देख रखाव करते हैं। तो इस प्रकार जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो पूरे देश में उत्पादन जो है वो कर पाती हैं। और यद्यपि आप यही बता सकते हैं कि जो चयनित देश होते हैं, उसकी कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ-साथ संयुक्त रूप से जो उत्पादन है ना, वो स्थापित करता है। कभी-कभी क्या होता है, जो बड़े एमएनसीज़ कंपनियाँ होती हैं, वो ना छोटे उद्योगों को खरीद लेती हैं। छोटे उद्योगों को खरीद भी लेती हैं कई बारी बड़ी-बड़ी जो एमएनसीज़ कंपनियाँ होती हैं, है ना? और फिर उनके साथ या तो खरीद लेती हैं या तो उनके साथ संयुक्त रूप से कार्य करने लग जाती है। ठीक है? और उनको अतिरिक्त निवेश के लिए पैसा प्रदान कर देते हैं छोटे-छोटे उद्योगों को। और कभी-कभी क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ स्थानीय कंपनियों को खरीद ले, जैसे कि मैंने बताया। और कभी-कभी वो एक साथ मिलकर उत्पादन भी करते हैं, जिसकी वजह से एमएनसीज़ जो होते हैं वो छोटे कंपनियों में निवेश भी करने लग जाते हैं, ठीक है? निवेश भी करते हैं। 2 सिचुएशन होते हैं, या तो एमएनसी छोटे उद्योगों के साथ मिल जाते हैं या तो छोटे उद्योगों को खरीद लेते हैं। और इसी के साथ-साथ बेहतर और जो तेज़ उत्पादन है, उसके लिए नवीनतम टेक्नोलॉज़ी जो है प्रदान करते हैं। नई-नई टेक्नोलॉज़ी भी मिलती है, नई तकनीक भी छोटे उद्योगों को भी मिलती है और सारे कई ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है वो छोटे उद्योगों को भी देती है। तो कुछ इस प्रकार एमएनसीज़ या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है अपने उत्पादन पर नियंत्रण करती हैं। पहले कि वो छोटे उद्योगों के साथ या तो मिल जाती हैं या तो उनको खरीद लेती हैं, उनको टेक्नोलॉज़ी देती हैं, उन पर निवेश करती हैं। ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो वो कैसे उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आ जाते हैं। वियना कांग्रेस क्या था? इस संधि के तहत कौन से 3 निर्णय लिए गए थे? तो आप सभी को पता होगा, वियना कांग्रेस जो था, वो पहला फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया था, ताकि भविष्य में ना फ्रांस जो है अपना विस्तार ना कर सके इस चीज़ के लिए। और दूसरा क्या था कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसके दौरान हटाए गए जितने भी बुर्बो वंश थे, बुर्बो वंशों को ना दोबारा सत्ता में बहाल कर दिया गया था, ठीक है? दोबारा सत्ता में बहाल कर दिया गया था। और पहला क्या किया गया था कि जितने भी राज्य थे ना उसकी सीमाओं पर राज्य कायम कर दिए थे, ताकि फ्रांस और आगे अपना क्षेत्र जो है ना बढ़ा पाए। और दूसरा बुर्बो राजवंश को दोबारा बहाल कर दिया था और तीसरा जो था वो राजतंत्र को जारी कर दिया गया था। राजतंत्र को वापस से जारी कर दिया गया, ठीक है? ये वियना कांग्रेस में हुआ था। ये मुख्य 3 निर्णय थे जो वियना कांग्रेस में लिए गए थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, खंड घ, जिसका क्वेश्चन नंबर 30 है। हाल के वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध बड़ी छानबीन और विरोध में आ गए हैं। ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उस पे सवाल उठाए जाने लग गए हैं, उन पे छानबीन करे जाने लग गई है? तो सबसे पहले अगर रीजन की मैं बात करूँ तो इसके कारण क्या होता है ना, अवसाद बहुत ज्यादा निकलता है इससे, ये भी एक रीजन है, ठीक है? और सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूँ तो आप ये बता सकते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं, उनके प्रवास के लिए बहुत कठिन हो जाता है जब बांध बनाया जाता है तो, ठीक है? जलीय जलीय जो जीव है उनके लिए ये नुकसानदायक होता है, ये भी एक रीजन है। और थर्ड रीजन में आप ये बता सकते हैं कि जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनको बड़े पैमाने पर विस्थापन, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, इसका सामना करना पड़ता है, ठीक है? विस्थापन का सामना करना पड़ता है जो स्थानीय समुदाय होती है उनको, ठीक है? और फोर्थ रीजन इससे क्या होता है ना, भूकंप आता है, आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, जल जनित जो रोग होते हैं और जो कीट होते हैं उससे प्रदूषण होता है, पर्यावरण के साथ साथ जल जनित रोग भी हो जाते हैं, ठीक है? और इनसे क्या होता है, जैसे जैसे भारी बारिश होती है उसके दौरान क्या होता है, बांध जो होते हैं उसमें पानी छोड़ा जाता है इसकी वजह से। तो मतलब प्रदूषण होता है, विस्थापन का सामना करना पड़ता है स्थानीय समुदाय को, जलीय जीव को नुकसान होता है, वहाँ
बहुत ज्यादा अवसाद इकट्ठा हो जाता है। ये रीजन है जिसकी वजह से बांध जो है आजकल बड़ी छानबीन और विरोध में आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? जो बेल्जियम सरकार थी उसने उसके बाद जो जातियां थी उनके अंदर जो समस्याएं चल रही थी उसका समाधान कैसे किया, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बेल्जियम था उसने एक साझेदारी मार्ग अपनाया और डच और जो फ्रांसीसी बोलने वाले जो मंत्री केंद्र थे उनके सरकार में बराबर में उन्होंने सरकार बनाई। फ्रांस में भी और डच बोलने वाले दोनों में मंत्री थे केंद्र में। ठीक है, केंद्रीय सरकार में दोनों के मंत्री थे और बराबर में सरकार बनाया। और जो सरकार थी उसने क्या किया कि केंद्र सरकार की जितनी भी शक्तियां थी ना वो दे दी गई और जो राज्य सरकार था उनको केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ रख दिया गया। ठीक है, इस वजह से साझा हो गया उनका जो जातीय समस्या समस्या थी। ठीक है, और जो बेल्जियम था वो एक अलग सरकार है बेल्जियम में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिसमें क्या होता है दोनों समुदाय समान है। एक अलग सरकार थी बेल्जियम में जिसमें दोनों समुदाय, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच, दोनों दोनों जो थे वो समान थे। ठीक है, और तीसरी तरह की सरकार को सामुदायिक सरकार, यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे सामुदायिक सरकार बनाई गई थी। ठीक है, जो सामुदायिक सरकार को बनवाया गया था। ठीक है, जो क्या करती थी वहां के समुदाय की जितनी भी मतलब अ, जितनी भी रिलेटेड चीजें होती थी जो समुदाय से, उसकी देखरेख करता था जो सामुदायिक सरकार होता था। ठीक है, और इससे क्या होता था डच, फ्रेंच और जो जर्मनी से संबंधित जो लोग थे उनके द्वारा निर्वाचित किया गया था और जहां वो रहते थे वहीं पर। ठीक है, और जब यूरोप में कई जब देश आए तो उसमें क्या हुआ, यूरोपीय संघ बनाने के लिए एक साथ आए तो फिर क्या हुआ, ब्रुसेल्स को इसका मुख्यालय बना दिया गया। जब यूरोप के कई देश एक साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने आए तो क्या हुआ, ब्रुसेल्स जो था, ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स को वहां का मुख्यालय बना दिया गया और ये जो सामुदायिक सरकार थी वो वहां के जो जनता थी उनके द्वारा निर्वाचित करके वहां बनाया गया था जहां वो रहते थे वहीं पर। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो बेल्जियम सरकार ने अपनाया था जातीय समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कौन से मापदंड का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है हर साल वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट जो है उसको प्रकाशित करती है हर वर्ष। ठीक है, और जीवन की जितनी भी दीर्घायु यानी जन्म के समय से लेके जीवन प्रत्याशा जो होती है उसको कहते हैं। तो जैसे प्रमुख पैरामीटर होता है, साक्षरता का स्तर होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, इन देशों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जन्म के समय जीवन की जो प्रत्याशा होती है, जन्म के समय एक व्यक्ति की औसत अपेक्षित लंबाई लंबाई को दर्शाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो सभी देशों के लिए डॉलर में करी जाती है। आपको पता होगा तो ठीक है, किसमें, डॉलर में करी जाती है जो गणना होती है। ठीक है, ताकि इसकी जो तुलना है वो की जा सके, इसीलिए भी हर डॉलर किसी भी देश में समान रूप से और सेवाओं की समान राशि खरीदेगा। विश्व के जो देश होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं, विकसित देश होते हैं। उच्च विकास विकसित देशों में क्या होता है, जो मध्यम विकसित देश होते हैं और जो निम्न विकसित देश होते हैं उनके अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। तो यूएनडीपी हर वर्ष प्रकाशित करता है और ये अ, आय के साथ-साथ उनकी स्वास्थ्य, साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इन सभी को देख-रेख कर फिर जो है वो निर्णय लेता है यूएनडीपी जो है। ठीक है, और इसकी गणना जो डॉलर में करी जाती है ताकि सब जगह असमान रूप से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आ जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन को आर्थिक संकट क्यों झेलना पड़ा था? तो आप सभी को पता होगा, जैसे जिस समय ब्रिटेन युद्ध में जूझ रहा था उस समय क्या हो रहा था, जब जो भारत था और जो जापान था वो उद्योग, वहां पे उद्योग विकसित होने लग गए थे। भारत और जापान उद्योगों की ओर ध्यान देने लग गया था। और अतः क्या होता है कि जब युद्ध हो जाता है उसके पश्चात जो ब्रिटेन है उसके लिए भारतीय बाजार में पहले वाली स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। पहले क्या था, ब्रिटेन का ही राज चल रहा था, पर जब ब्रिटेन जो है वो युद्ध में व्यस्त था तो दूसरी ओर जो भारत था और जो जापान था वो उद्योगों की ओर ध्यान देने लग गया था। इसकी वजह से वो जो था इस क्षेत्र में विकसित हो गया था। तो ब्रिटेन को वापस वो अपनी पहले वाली स्थिति को पाना बहुत मुश्किल हो गया था भारत में। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था भारत के साथ साथ,
और युद्ध के खर्चे भी पूर्ति करने के लिए क्या था, जो ब्रिटेन था उसने अमेरिका से भारी कर्जे भी ले रखे थे, कर्जे को भी चुकाना था ब्रिटेन को, ठीक है। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, युद्ध के पश्चात जो ब्रिटेन था वो भारी विदेशी कर्जे में दब गया था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने अमेरिका से इतने सारे कर्ज लिए थे और वो भारत में अपनी पहले जैसी जमाव नहीं कर सकता था पहले जैसा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भारी कर्जे में जब दब गया था ब्रिटेन, ठीक है। और जो ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, युद्ध संबंधी जितने भी व्यय थे उसमें भी कटौती करना शुरू कर दिया, ताकि जो टैक्स है उसके द्वारा उसे पूरा किया जा सके। और इन प्रयासों से क्या हुआ, जो रोजगार के साधन थे ना उसमें भी कमी आई, वहां पे रोजगार में भी कमी आ गई ब्रिटेन में। ओके। और 1921 में क्या हुआ, हर पांच में से एक ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में हर पांच में से एक मजदूर के पास जो था वो काम ही नहीं था, ऐसी हालत आ गई थी ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि ब्रिटेन को क्यों आर्थिक संकट जो है वो झेलनी पड़ी थी। नेक्स्ट, केस आधारित प्रश्न आ जाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, परिवहन के विकास में विज्ञान किस प्रकार एक महत्वपूर्ण कारक है। आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर इजीली मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि परिवहन जो है उसमें विकास का योगदान में विज्ञान किस प्रकार अपनी इंपॉर्टेंस निभाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे जैसे हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू प्रौद्योगिकी आती है, तो क्या होता है, परिवहन में विकास होता है। आप देख रहे होंगे जैसे कि जैसे जैसे हवाई जहाजों का आविष्कार हुआ, आगे आगे हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, तो लोग क्या करने लग गए, एक देश से दूसरे देश भी जाने लग गए इजीली, ठीक है। और वो एक दूसरे की जो संस्कृति है उसको भी जानने लग गए। और हमारे पास आपने देखा होगा कई हाईवेज नए नए टेक्नोलॉजीज के अनुसार बनाए जा रहे हैं, कई रास्ते इतने अच्छे बनाए गए हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ से हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, प्रौद्योगिकी की वजह से हो रही है, राइट। और आपने ये भी देखा होगा, अब तो बुलेट ट्रेन भी चलने स्टार्ट होने लग गई हैं। तो वो भी कहाँ से आई है हमारे पास, टेक्नोलॉजी, विज्ञान की वजह से। तो विज्ञान जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निभाता है अपने परिवहन में, ठीक है, परिवहन के विकास में। और नेक्स्ट हमारे पास है, सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता को परिवहन किस प्रकार एकीकृत करता है, स्पष्ट कीजिए। अगेन मैंने आपको बताया, जैसे लोग एक देश से दूसरे देश जाने लग गए हैं, चाहे वो काम के पर्पज से जाएं या ऐसे ही विजिट करने जाएं, लोग एक दूसरे की संस्कृतियों को जानते हैं, वहाँ की भाषा के बारे में जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों में ना एकता बढ़ती है, लोगों में एकता बढ़ती है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, मित्रता बढ़ती है, ठीक है। और लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार, अगर वहाँ पे कैसा कल्चर है और यहाँ पे कैसा कल्चर है, ठीक है, लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं, एकता बढ़ती है लोगों के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार जो समाज और जो संस्कृति है उसमें बहुत बहुलता आई है, किसकी वजह से, परिवहन की वजह से। अगर परिवहन नहीं होता तो हम ट्रैवल नहीं कर पाते, राइट, यहाँ वहाँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, किसी राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संचार का इंपॉर्टेंट आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने मित्र से बात करनी है, तो 2 मिनट से 2 सेकंड में आप कॉल लगाते हैं और अपने मित्र से बात कर लेते हैं, राइट। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, संचार की वजह से। आप टीवी पे चैनल देख पा रहे हैं, केवल इंडिया के बारे में नहीं, आप विदेश के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। वो सब कहाँ से, इंटरनेट के थ्रू। वो सारी चीजें कहाँ से आई, इंटरनेट कहाँ से है, संचार की वजह से। तो संचार जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और इस पैराग्राफ को रीड आउट करके भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। अगेन हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप सभी ने अगर हिस्ट्री का वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ऐसी कौन से रीजन थे कि उस टाइम क्या हो रहा था कि किताबें की कीमतें जो थी वो गिरने लग गई थी। ये वाला जो पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मुद्रण क्रांति वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था, आप सभी को पता होगा कि मुद्रा सॉरी किताबों की कीमतें कैसे गिरी। पहले क्या होता था, किताबें जो थी वो हाथों से लिखी जाती थी, राइट। परंतु जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आई, नई प्रौद्योगिकी आई, मशीनीकृत हुआ, जब मुद्रण संस्कृति जब आने लग गई, तो किताबें जो थी बहुत अधिक मात्रा में छपने लग गई। पहले क्या होता था, हाथों से बनाई जाती थी, उसकी वजह से क्या होता था ना, लोगों को मतलब मिल ही नहीं पाता था। किसी एक के पास है तो बाकी केवल सुन सकते हैं उसको, पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि खरीद ही नहीं सकते, उतनी जितनी नीड होती थी उतना वो छप नहीं पाता था। परंतु जैसे ही प्रौद्योगिकी मुद्रण क्रांति आई, तो किताबें जो थी वो बहुत मात्रा में छपने लग गई थी, और सबके पास अवेलेबल हो सकता था, जितनी जरूरत थी उससे नहीं आराम से इजीली छपने लग गई थी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो बाजार था वो बिल्कुल किताबों से जो था वो अट गई थी। इसकी वजह से किताबों की कीमतें जो गिरने लग गई थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो नया पाठक वर्ग जो था वो जन्म लेने लग गया था। पहले क्या होता था, केवल सुना करते थे, श्रोता हुआ करते थे,
परंतु जैसे जैसे किताबों की कीमतें गिरी, लोगों के अंदर शौक आया किताबों को खरीदने का, पढ़ने का, तो इसकी वजह से पाठक वर्ग जो है वो नया जन्म लेने लग गया। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ने की एक नई संस्कृति किस प्रकार अस्तित्व में आई, विश्लेषण कीजिए। ऑफ कोर्स अगेन आप यहाँ पे वही वाली बात बता सकते हैं कि कैसे पहले जो लोग थे वो गाथा गीत को केवल पढ़कर सुनाया जाता था, किताबों को वाचन सुनते थे किताबों का। परंतु जैसे ही किताबों की कीमतें गिरने लग गई तो लोग जो थे वो क्या करने लग गए, लोग किताबों को खरीदने लग गए और उसको पढ़ने लग गए। तो इस प्रकार जो जो पहले की जनता श्रोता थी वो कह सकते हैं कि अब जो है वो पाठक वर्ग जो है अस्तित्व में आ गया था। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लेते हैं हम। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल कथन जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल कथन अच्छा दिया गया है, इसमें राइट है कि किस प्रकार, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि किस प्रकार जो जनता जो थी वो श्रोता से आगे बढ़कर पाठक वर्ग में आ गई थी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आ जाते हैं। अगेन ये हमारा हिस्ट्री से पैराग्राफ लिया गया है, शहरों में आंदोलन की शुरुआत एंड ऑल। तो अगेन हमें यहाँ पे परिषद जब चुनाव हो रहे थे तो उसमें बहिष्कार जब हो रहा था, परिषद चुनावों का जब बहिष्कार हो रहा था मद्रास में, तो उसमें हमारे को जस्टिस पार्टी की भूमिका के बारे में बताना है। तो अगेन जब आप इस पैराग्राफ पे आएंगे तो आपको इजीली दिखेगा किस प्रकार जस्टिस पार्टी जो थी वो किस प्रकार हेल्प कर रही थी जो परिषद चुनावों का बहिष्कार होता है उसमें। परिषद चुनावों का बहिष्कार बेसिकली इसलिए हो रहा था कि उस समय क्या होता है, चुनावों में ना जो पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण जो हुआ करते थे, उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे। परंतु बहिष्कार हो रहा था कि जो अधिकार जो ब्राह्मणों को दिए गए हैं वो गैर ब्राह्मणों को भी दिए जाएं वो अधिकार। इसीलिए वो जो था आंदोलन करा जा रहा था, उसका बहिष्कार किया जा रहा था। और इस चीज में जो अधिकार ब्राह्मणों के पास है वो गैर ब्राह्मणों को भी अधिकार मिले, इस चीज के लिए जो जस्टिस पार्टी थी उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये जो थी भूमिका थी जस्टिस पार्टी की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का असर जो है वो नाटकीय रहा था, क्यों, ऐसे कौन से रीजन थे। तो आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार विदेशी जो कपड़ा उद्योग था वो 102 करोड़ से घटकर केवल 57 करोड़ तक ही रह गया था, जैसे कि आपको पैराग्राफ में भी दिख रहा होगा। 102 करोड़ से घटकर केवल 57 करोड़ गिर गया था, जो विदेशी कपड़ा जो आयात हो रहा था वो केवल आधा रह गया था उस टाइम पे, ठीक है। और बहुत सारे जो व्यापारी थे उन्होंने विदेशी चीजों को व्यापार करने से, खरीदना, पैसे लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन था उसका आर्थिक मोर्चे पर जो बहुत अलग ही तरह से नाटकीय तरीके से जो है असर पड़ा था। किस प्रकार विदेशी कपड़ा आयात जो था 102 करोड़ से सीधा घटकर 57 करोड़ पे आ गया था, राइट। तो इस प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछा है, विदेशी कपड़ा व्यापार पर बहिष्कार आंदोलन से पड़े प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। तो अगेन आप ये वाली बात भी बता सकते हो और इसके बाद ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ तो जो भारतीय उद्योग थे, जो भारत में जो छोटे उद्योग थे वो किस प्रकार फलने फूलने लगे, उनको मौका मिला, क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़े को पहनना इनकार कर दिया, खरीदना, पैसे लगाना इनकार कर दिया। तो जो भारतीय लघु उद्योग थे, हथकरघा उद्योग थे, वो कपड़ा बनाने लग गए, उनको किस प्रकार नई जो है वो मौका मिला आगे बढ़ने का। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मानचित्र आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में बताना हमें वह स्थान जहां गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। और सेकंड, ए का सेकंड हमारे पास वह स्थान जहां जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ था। ओके, पहले में नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था गांधी ने, और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो एक बारी मैप में आ जाते हैं। एक बार हम स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। यस, तो आप सभी को पता होगा गांधी जी ने नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था, दांडी में। ठीक है, तो दांडी जो है वो कहीं तो दांडी आप सभी को पता है गुजरात में है, तो उसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं दांडी को। और ए का फर्स्ट है ये हमारा। और सेकंड हमसे पूछा था कि एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन, आई गेस जालियांवाला बाग हत्याकांड। यस, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप सभी को पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो लाहौर में हुआ था। और लाहौर जो है अगर हम मैप में लोकेट करने की बात करते हैं तो लाहौर जो है यहाँ पर आता है, ठीक है, लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी हमारे पास, भारत का वह क्षेत्र जहां
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो दक्कन के पठार में पाई जाती है, ठीक है। तो हमें दक्कन का पठार जो है वो मैप में लोकेट करना है, ओके। तो देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये हमारा आ जाता है दक्कन का पठार, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। सी में हमें बताना है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आप किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे केरल और तमिलनाडु को कर देते हैं, ओके, जो कि आपके लिए इजी भी होगा। तमिलनाडु तट। चलिए एक बार मैप पे आ जाते हैं। तो केरल हमारा यहाँ है, ठीक है। और तमिलनाडु तट आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक परमाणु संयंत्र मिलेगा, ठीक है। तो आप तमिलनाडु तट को ही केवल कर दीजिए यहाँ पे। और इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों है, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तमिलनाडु तट ऊर्जा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको मैप को थोड़ा सा स्मॉल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार हमने ऑप्शन नंबर ए का दांडी और लाहौर जो है उसको लोकेट किया। और ऑप्शन नंबर बी हमारा दक्कन का पठार था। ऑप्शन सी हमारे का फर्स्ट हमारा तमिलनाडु और सेकंड हमारा केरल। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे जो है इस क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और फिर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको वहां पे टाइप करना है एक लेवल स्टडी पॉइंट, ओके। फिर वहां पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ओके। फिर इन थ्री डॉट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसे पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे मार्किंग स्कीम पे क्लिक करके और फिर आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं उस पे क्लिक करके फिर सब्जेक्ट वाइज आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मार्किंग स्कीम जो है वो इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।